अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 6 प्रोकैरियोट्स और हमारा आज का टॉपिक है 1.1 फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स। तो फाइलोजेनी ऑफ प्रोकैरियोट्स को पढ़ने से पहले हम फाइलोजेनी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देते हैं। फाइलोजेनी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ दैट हैव डिसेंडेड फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स, यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन के दरमियान एक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है, इस चीज़ को हम फाइलोजेनी कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्रोकैरियोट्स की फाइलोजेनी पढ़ने जा रहे हैं। प्रोकैरियोट्स are the most primitive and first inhabitant on earth। जो प्रोकैरियोट्स हैं यानी कि बैक्टीरिया या आर्के बैक्टीरिया, यही सबसे पहले दुनिया के अंदर आबाद हुए थे। उससे पहले कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म या ज़िंदगी का तस्वुर नहीं था। और ज़मीन के हालात कुछ इस तरह के थे कि अर्थ एट दैट टाइम हाईली एक्सपोज टू radiations and probably had a very less molecular oxygen। Therefore, prokaryotes were adapted to those conditions। यानी उस वक़्त जो ज़मीन के हालात थे उनमें रेडिएशंस बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, मोलिकुलर ऑक्सीजन जिससे कि हम सांस लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म, तमाम एरोबिक ऑर्गेनिज्म, वो बहुत ही कम मिकदार में शामिल थी यहाँ पर। तो उस वक़्त जो अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रह सकते थे तो वो सिर्फ़ और सिर्फ बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट्स ही थे जो कि एनएरोबिकली रिस्पायर कर सकते हो, सिर्फ वही ऑर्गेनिजम्स रह सकते थे। द प्रोकैरियोट्स may have evolved from प्रोटोबायोन्ट्स ancestors। अब ये जो प्रोटोबायोन्ट्स थे ये कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स थे कि पहले जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं थे तो माहौल में कुछ मैक्रोमोलिक्यूल्स होते थे, कुछ दूसरे मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते थे, यानी जिससे हमारी मेम्ब्रेन बनी है उस तरह के मेम्ब्रेन कंपाउंड्स होते थे। तो मेम्ब्रेन कंपाउंड्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स कुछ इस तरह से आपस में मिल गए कि अंदर की तरफ न्यूक्लिक एसिड और बाहर की तरफ प्रोटीन्स और लिपिड की कवरिंग बन गई। तो इस ऑर्गेनिजम्स को एक्चुअली प्रोटोबायोन्ट का नाम दिया गया। अब ये जो प्रोटोबायोन्ट्स था इसने कुछ फूड पार्टिकल्स को भी अपने अंदर इनगल्फ कर लिया और उसके बाद खुद ही सेल्फ रेप्लिकेशन की सलाहियत इसमें पैदा हो गई और ये रेप्लिकेट करने लगा और इसी ने आगे जाकर आर्की बैक्टीरिया को इवॉल्व किया एंड देन लाइफ को कंटिन्यू किया अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। सो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे उनके जो एंसेस्टर्स थे वो प्रोटोबायोन्ट्स थे एंड देयर अर्ली सिलेक्टिव हैबिटेट कुड बी द माइक्रोबियल मैट एज evidences by the fossils presence aged 3.5 billion years ago। तो उनकी जो अर्ली हैबिटेट्स थी वो माइक्रोबियल मैट्स की तरह की थी। माइक्रोबियल मैट मीन्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर। These mats are few centimeter thick, moist and sticky due to the secretion of extracellular matrix from prokaryotes and found near hydrothermal vents to obtain energy and food from these vents। अब ये जो मैट थे यानी कि मैंने बताया कि वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं, तो वो कुछ सेंटीमीटर तक मोटी होती थी, मॉइस्ट यानी नरम होती थी, स्टिकी चिपकने वाली होती थी। और वो स्टिकी क्यों होती थी? क्योंकि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उनकी सेक्रेशन जो एक्स्ट्रा सेलुलर सेक्रेशंस होती है उसकी वजह से वो स्टिकी टाइप की होती थी। और वो जो प्रोकैरियोट्स थे वो हाइड्रोथर्मल वेंट्स के नज़दीक बसेरा करते थे। किस वजह से? ताकि वहाँ से एनर्जी और खुराक वगैरह हासिल कर सकें। अब ये हाइड्रोथर्मल वेंट्स क्या होते हैं? एक्चुअली हाइड्रोथर्मल वेंट्स एक्ट एज नेचुरल प्लम्बिंग सिस्टम दैट ट्रांसपोर्ट हीट एंड केमिकल फ्रॉम the interior of the earth and that help regulate global ocean chemistry। यानी कि ये ऐसी प्लेस होती है जहाँ से जो ज़मीन के अंदर की जो एनर्जी है और केमिकल्स हैं उन्हें बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं और इस तरह से ये ग्लोबल ओशन केमिस्ट्री यानी समंदर की जो एक्चुअली केमिकल कंपोजिशन है उसको बरकरार रखने में हेल्प कर रहे होते हैं। These mats when dried become
Stromatolite as a sedimentary structure represent the earliest fossilized record of life on earth. अब जब ये जो माइक्रोबियल मैट्स थी ये ड्राई हो गई तो उसके बाद ये स्ट्रोमेटोलाइट बन गई, जो कि इस वक्त प्रेजेंट टाइम पर सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स का दर्जा है स्ट्रोमेटोलाइट को, जो कि तकरीबन 3 बिलियन ईयर्स अगो मौजूद था। और तसव्वुर ये किया जाता है कि यही जो माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स थे डिफरेंट टाइप के प्रोकैरियोट्स थे, इन्हीं के वो सेडिमेंट्स हैं जो इस फॉसिल की शक्ल में इकट्ठा हो गए हैं। So, prokaryotes present in every habitat and each comprised of several smaller टैक्सोनोमिक ग्रुप। यानी ये जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ये तकरीबन हर किस्म की हैबिटेट में रह सकते हैं, यानी समंदरों में रह सकते हैं, सहराओं में रह सकते हैं, खौलते हुए पानी में रह सकते हैं, आग में रह सकते हैं, बर्फ़ में रह सकते हैं, हर तरह की हैबिटेट में रह सकते हैं। और इनके बहुत से छोटे छोटे से टैक्सोनोमिक ग्रुप बने हुए हैं। द डोमेन बैक्टीरिया ऑफ द प्रोकैरियोट आल्सो इंक्लूड साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्जी। और अब जो डोमेन बैक्टीरिया हम आगे पढ़ेंगे उसके अंदर ही हम साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्जी को भी पढ़ेंगे। आप 9th क्लास में भी ब्लू ग्रीन एल्जी या साइनोबैक्टीरिया से थोड़े से वाकिफ़ होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाल्लाह आगे हम इसे पढ़ेंगे। दिस प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक एल्जी can perform photosynthesis and are called photoautotrophs। अब ये जो ब्लू ग्रीन एल्जी है यानी साइनोबैक्टीरिया, ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करता है, इसीलिए इसे हम फोटोऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, यानी रोशनी की मौजूदगी में अपनी ग़िज़ा खुद तैयार करने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो फोटोऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। हायर फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स आर थॉट टू हैव इवॉल्व फ्रॉम दिस ग्रुप। यानी ये तसव्वुर किया जाता है कि तमाम जो फोटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स हैं यानी प्लांट्स का जो ग्रुप है वो एक्चुअली इन्हीं से इवॉल्व हुआ है, यानी उनके आबावजदात यही साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्जी ही हुआ करते हैं। They have well developed pigment system and can reproduce by fragmentation। अब साइनोबैक्टीरिया का हम आगे इंशाल्लाह स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि इनका एक वेल डेवलप पिगमेंट सिस्टम है, डिफरेंट टाइप के पिगमेंट्स इनकी बॉडी में मौजूद हैं जिसके ज़रिए ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। उसके अलावा इनमें जो रिप्रोडक्शन की सलाहियत है वो बड़ी ही अच्छी है, यानी कुछ भी ना हो तो ये खुद ही इनका जो फिलामेंट होता है वो डिफरेंट पीसेस में टूट कर और हर पीस जो है, हर टुकड़ा, हर फ्रेगमेंट एक नया फिलामेंट तैयार कर सकता है। इस तरह की जो रिप्रोडक्शन होती है उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। बैक्टीरिया आल्सो एग्जिस्ट एज डिकम्पोजर्स और सेप्रोटॉप्टर्स एंड सिम्बायोन्ट्स। यानी बैक्टीरिया भी जो हैं वो 3 तरह की न्यूट्रिशन शो करते हैं, डिकम्पोजर्स के तौर पर काम करते हैं, यानी जो गली सड़ी ग़िज़ाएँ या मुर्दा अजसाम होते हैं उनसे खुराक हासिल करते हैं, या ये सेप्रोफाइट होते हैं यानी मुर्दा अजसाम से ये भी खुराक हासिल करते हैं, और सिम्बियोन्ट्स होते हैं यानी किसी से दोस्ती करके उससे ग़िज़ा हासिल कर लेते हैं। तो 3 तरह की जो न्यूट्रिशन है उसे शो करते हैं बैक्टीरिया। प्रोकैरियोट्स हैव ट्रिमेंडस एबिलिटी टू अडॉप्ट अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। इससे पहले भी अभी मैंने आपको बताया कि हर तरह की हैबिटेट में रह सकते हैं, यानी इनमें जो एनवायरमेंटल चेंज है उसको अडॉप्ट करने की ट्रेमेंडस एबिलिटी या बेहतरीन सलाहियत मौजूद होती है। देयर जीनोम हैज़ मच रोल इन डेवलपिंग दिस एबिलिटी। अब इनके जो जीनोम सिस्टम होते हैं उनके अंदर ही ये एबिलिटी डिज़ाइन की जाती है। So this ability extending up to genetic level, for example bacterial species E. coli contain approximately 5000 genes। यानी इनकी जो सलाहियत है ये ख़ासी वसी पैमाने पर है। जैसे कि अगर हम मिसाल एक ई कॉली बैक्टीरिया की ले लें तो उसी के अंदर तकरीबन 5000 तक जीन्स मौजूद होते हैं। सो ऑन एवरेज अबाउट 1 in every 200 बैक्टीरिया इज़ लाइकली टू हैव अ म्यूटेशन इन एट लीस्ट वन ऑफ द जीन। और इनमें से तकरीबन हर 200 में से एक बैक्टीरिया के अंदर जो है वो कम से कम एक जीन के अंदर तो म्यूटेशन हो ही जाती है। और इस तरह से इनकी जो वैरायटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। जैसा कि मैंने बताया
कि ये बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सोनॉमिक ग्रुप में डिवाइड हुए हैं। तो यहाँ इस टॉपिक के अंदर हमने प्रोकैरियोट्स की फाइलोजेनी देखी है कि किस तरह से प्रोकैरियोट्स का ज़िंदगी के साथ एक रिलेशनशिप है और किस तरह से लाइफ जो है वो स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व हुई है। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डोमेन आर्किया को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।